सितंबर 2025 में रूस और चीन ने 2600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने पर सहमति दी, जो पश्चिमी साइबेरिया से मंगोलिया होते हुए चीन को हर साल 50 अरब घन मीटर से अधिक प्राकृतिक गैस पहुंचाएगी। दोनों देशों के बीच इस परियोजना पर चर्चा पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से चल रही है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन मॉस्को को अपनी घटती हुई यूरोपीय आय का दीर्घकालिक विकल्प प्रदान करती है और बीजिंग को स्थल मार्ग से आने वाली सस्ती गैस सुनिश्चित करने के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे अस्थिर समुद्री मार्गों पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम बनाती है। मई 2026 में रूस चीन शिखर सम्मेलन में पुतिन और जिनपिंग ने पाइपलाइन मार्ग व निर्माण पर सहमति दी। हालांकि इस समझौते में कीमत, खरीद मात्रा और समय सीमा को लेकर कोई विशेष जानकारी नहीं थी। वित्तीय मतभेदों के कारण ये परियोजना 2006 में पेश किए जाने के बाद से ही टलती रही है, लेकिन अब रूस पर प्रतिबंध लगने के कारण वह इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है, जबकि चीन मॉस्को की जल्दबाजी को समझते हुए यूरोप की तुलना में कम कीमतों पर बातचीत कर रहा है। इस बीच मंगोलिया, जो पाइपलाइन के एक महत्वपूर्ण हिस्से की मेजबानी करता है, उसके निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने को ना तो तैयार है और ना ही सक्षम है। हाल ही में इस देश ने इस परियोजना को अपनी दीर्घकालिक विकास योजना से बाहर कर दिया है और वो सालाना कम से कम $1 अरब के ट्रांजिट शुल्क की मांग कर रहा है। चिंता है कि मंगोलिया रूस चीन के बीच रणनीतिक बाधा बन सकता है। साइबेरिया 2 की शक्ति का वैश्विक असर है। ये चीन रूस संबंधों को मजबूत करेगा और पश्चिमी वित्तीय व व्यापार प्रणालियों को दरकिनार करने के लिए आधार बनाएगा। लेकिन क्या ये परियोजना कभी हकीकत बन पाएगी? आज का एपिसोड आपके लिए इनकॉग्नी के अच्छे लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कई लोगों को पता नहीं है कि उनकी कितनी निजी जानकारी इंटरनेट पर है। अगर आप गूगल पर अपना नाम सर्च करें तो काफी संभावना है कि आपको ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो आपका पता, आपका फोन नंबर, आपके रिश्तेदारों के नाम, आपके ईमेल पते, आपकी नौकरी का इतिहास, यहां तक कि अन्य व्यक्तिगत जानकारियां भी दिखा देंगी। समस्या सिर्फ डर नहीं है, बल्कि इस जानकारी का गलत इस्तेमाल ठगी, पहचान चोरी, परेशान करने जैसी चीजों में हो सकता है। ऐसे में इनकॉग्नी मदद करता है। इनकॉग्नी आपकी व्यक्तिगत जानकारी को डेटा ब्रोकरों और लोगों की खोज वाली वेबसाइट से हटाने में मदद करता है, जो आपकी जानकारी के बिना आपकी जानकारी इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं। खुद इन साइटों से संपर्क करने में सैकड़ों घंटे खर्च करने के बजाय इनकॉग्नी ये प्रक्रिया आपके लिए अपने आप संभालता है। मुझे इनका कस्टम रिमूवल्स फीचर सबसे दिलचस्प लगता है। अधिकांश प्राइवेसी सेवाएं सीमित वेबसाइटों तक ही रहती हैं। इनकॉग्नी अनलिमिटेड के जरिए अगर कोई वेबसाइट आपकी व्यक्तिगत जानकारी उजागर करे तो आप उसकी लिंक इनकॉग्नी को भेज सकते हैं और उनके विशेषज्ञ आपकी जानकारी हटवाने की कोशिश करेंगे। इनकॉग्नी की कस्टम रिमूवल सुविधा आपकी लीक जानकारी हटाने का तरीका देती है। अगर वे आपको ढूंढ नहीं सकते तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपनी व्यक्तिगत जानकारी इनकॉग्नी के साथ सुरक्षित करें। नीचे दिए गए लिंक पर कोड मेगा प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करें और incogni.com/incogni.com/megaprojects पर वार्षिक प्लान पर 60% की छूट पाएं। और अब वापस चलते हैं आज के एपिसोड की ओर। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन पहले अल्ताई पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती थी और इसे अलग मार्ग व बिना सरकारी हस्तक्षेप के योजना बनाई गई थी। रूस में नए बाजारों में विस्तार का विचार नया नहीं है। देश इसे 1990 के दशक से रणनीतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है। 1997 में रूस ने चीन और दक्षिण कोरिया को 30 अरब घन मीटर गैस बेचने पर सहमति दी थी, लेकिन 2000 की शुरुआत तक कोई ठोस योजना नहीं बनी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार इस परियोजना के लिए शुरुआती बातचीत 2004 में गैज़प्रोम, रूस की बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी CNPC के बीच शुरू हुई थी। मूल योजना थी कि 6700 क्यूमी लंबी पाइपलाइन रूस के पश्चिमी साइबेरिया से अल्ताई पर्वत होते हुए चीन के शिनजियांग क्षेत्र तक जाएगी। 2006 में पुतिन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हू जिनताओ से मुलाकात की, जिससे सरकारी भागीदारी आधिकारिक हो गई। बीजिंग में बैठक में दोनों नेताओं ने रूस से चीन तक हर साल 80 अरब घन मीटर गैस पहुंचाने के लिए पूर्व और पश्चिम से 2 पाइपलाइन बनाने पर सहमति दी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रेमलिन पश्चिमी मार्ग को प्राथमिकता देता था, जबकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी मार्ग के पक्ष में थी। ये प्राथमिकताएं भविष्य की बातचीत में बड़े विवाद के मुद्दे बन गईं। कॉर्पोरेट स्तर पर गैज़प्रोम के CEO अलेक्सेई मिलर और CNPC के CEO चेंग पेंग ने इस समझौते के लिए वित्तीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिलचस्प है कि पाइपलाइन की मूल योजना में चीन नहीं था। मॉस्को का लक्ष्य जापान और कोरिया गणराज्य को गैस भेजना था और उसने साइबेरिया से पैसिफिक तट तक 2550 मील लंबी पाइपलाइन में
$11.5 अरब निवेश की योजना बनाई थी। मजबूत राजनीतिक संबंध और चीन की आर्थिक वृद्धि ने क्रेमलिन की रणनीति बदलने को मजबूर किया। सर्गेई राजोव, जो चीन में पूर्व राजदूत थे, ने समझाया कि रूस ने चीनी बाजार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा, चीन की तेज आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा मांग को देखते हुए रूस तेल और गैस क्षेत्र में खासकर चीन के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। बैठक के बाद, जो 5 वर्षों में दोनों नेताओं के बीच 5वीं बैठक थी, रूस ने घोषणा की कि वह अल्ताई परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का वित्तपोषण करेगा। योजना ये थी कि $10 अरब की एक पाइपलाइन बनाई जाए, जो हर साल 2.8 अरब घनमीटर गैस का परिवहन करने में सक्षम हो। हालांकि परियोजना की व्यवहार्यता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। ट्रोइका डायलॉग इन्वेस्टमेंट बैंक के तेल और गैस विश्लेषक वैलेरी नेस्तरोव ने कहा कि साइबेरिया के भंडार बहुत कम हो गए हैं। उन्होंने कहा, उद्धरण फिर से, मुझे नहीं दिखता कि रूस निकट भविष्य में ये संसाधन कहां से जुटा सकता है। उद्धरण समाप्त। नेस्तरोव ने तर्क दिया कि मॉस्को पाइपलाइन को बढ़ावा देकर यूरोपीय ग्राहकों से सौदेबाजी मजबूत करना चाहता है। 3 साल बाद 2009 में कीमतों पर मतभेद हुए। ये विवाद, जिसने पाइपलाइन की पहली बार निलंबन की ओर अग्रसर किया, एक बार की समस्या नहीं थी। ये आज भी रूस चीन प्राकृतिक गैस सौदों को प्रभावित करता है। चीन ने $70 प्रति 1000 घनमीटर की पेशकश की, जो $70 प्रति 1000 घनमीटर थी। बीजिंग ने कीमत $100 की, लेकिन मॉस्को पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह यूरोप को वही गैस $250-300 में बेचता था। सीएनपीसी ने उन कीमतों के समान दरें मांगी जो वो अपने अन्य गैस आपूर्तिकर्ताओं तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान को देता है, जो सस्ती दरें पेश करते हैं। हालांकि रूस की गज़प्रोम ने कोई रियायत नहीं दी, क्योंकि परिवहन मार्ग यूरोप के उसके मार्गों से लंबा होता, और इसलिए उसने यूरोपीय दरों के बराबर या उससे अधिक कीमत की मांग की। सीएनपीसी अपनी पेशकश नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि गैस की कीमतें तय करना उसके अधिकार में नहीं था। ये चीन का राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग नियंत्रित करता है। गज़प्रोम के लिए प्रस्ताव अस्वीकार्य था। यह उसके यूरोपीय ग्राहकों से मिलने वाली कीमत से 3 गुना कम था, जबकि गैस पश्चिमी साइबेरिया के उन्हीं क्षेत्रों से आती है। 2009 के अंत तक मूल्य निर्धारण पर सहमति न बनने से वार्ताएं विफल रहीं, जिससे पहली बार परियोजना स्थगित हुई और अंततः यह संस्करण समाप्त हो गया। 2013 में गैसप्रोम और सीएनपीसी की बैठकों के बाद पाइपलाइन परियोजना फिर शुरू हुई। पश्चिम से पूर्व, पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन 1। बातचीत शुरू होते ही चीन ने परियोजनाओं में बदलाव का दबाव डाला और रूसी पूर्वी साइबेरिया से गैस ले जाने वाली पाइपलाइन चुनी। क्रेमलिन ने इस मांग को नजरअंदाज करने की कोशिश की। बीजिंग ने मूल समझौते पर हस्ताक्षर के समय स्पष्ट किया था कि उसे पूर्वी मार्ग पसंद है, जो पूर्वी साइबेरिया से उत्तर पूर्वी चीन तक गैस पहुंचाएगा। रूस और गज़प्रोम पश्चिमी मार्ग चाहते थे, जिसमें पाइपलाइन पश्चिमी साइबेरिया से अल्ताई होकर पश्चिमी चीन जाती थीं। दोनों के अपने कारण थे। कम्युनिस्ट पार्टी और सीएनपीसी के लिए यह चुनाव रणनीतिक था। वे नहीं चाहते थे कि रूस चीन को यूरोप से सौदेबाजी में इस्तेमाल करे। क्योन वूक पाइक, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में एसोसिएट फेलो, ने कहा कि चीनी योजनाकार नहीं चाहते थे कि यूरोपियनों से गैस छीनने का दोष उन पर आए। बीजिंग ने मॉस्को से चीनी बाजार में ज्यादा प्रतिबद्धता मांगी। 2010 तक चीन पहले ही अपने वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन नेटवर्क के लिए मध्य एशिया से गैस आयात करना शुरू कर चुका था और उसे अल्ताई परियोजना अनावश्यक लगी। महत्वपूर्ण यह है कि चीन के सबसे तेजी से बढ़ते शहर और ऊर्जा मांग वाली फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर स्थित हैं। ईस्टर्न रूट ने गैस की जरूरत वाले वेस्ट केंद्र को आपूर्ति की, जहां गैस की कमी थी। चीन ने लागत भी देखी। रूस की गैस पाइपलाइन उसके उत्तर पूर्व तक पहुंचने का मतलब था कि बीजिंग को गैस वितरित करने के लिए नई घरेलू पाइपलाइनें बनाने की जरूरत नहीं थी। ईस्टर्न रूट बीजिंग के विविधीकरण को समर्थन देता, जिससे वो मलक्का, जलडमरू मध्य जैसे खतरनाक समुद्री मार्गों से गैस व कोयले के आयात पर निर्भरता घटा सकता था। क्रेमलिन और गज़प्रोम के लिए वेस्टर्न रूट सबसे अच्छा था, क्योंकि उनके मुख्य गैस क्षेत्र और पाइपलाइनें पश्चिमी साइबेरिया में हैं, जो यूरोप को गैस भेजने में भी काम आती हैं। रूस वेस्टर्न रूट को इसलिए भी चुन रहा था ताकि क्रेमलिन एक साथ 2 लक्ष्य हासिल कर सके। रूस यूरोप और चीन को एक पाइपलाइन से जोड़कर स्विंग सप्लायर बनना चाहता था और सबसे अच्छी कीमत वाले महाद्वीप में गैस भेजना चाहता था। ये योजना यूरोप के साथ बढ़ते तनाव के बीच बनाई गई थी। यही राजनीतिक और आर्थिक दबाव बीजिंग द्वारा वेस्टर्न रूट को ठुकराने के मुख्य कारणों में से एक है। डैनियल बाचेरोव, जो ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट फेलो हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है जो वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है, ने रूस की रणनीति के बारे में कहा, उद्धरण,
यूरोप में रूसी गैस की मांग यह तय करेगी कि रूस अल्ताई रूट को बढ़ावा देने में कितनी जल्दीबाजी दिखाएगा। यूरोप में ज्यादा मांग के कारण रूस अल्ताई रूट की सप्लाई पर कीमत में कम रियायत देगा। पश्चिम जाना रूस के लिए भी किफायती था। पूर्वी मार्ग अपनाने के लिए 35 अरब डॉलर का भारी निवेश और समय लेने वाला निर्माण कार्य करना पड़ेगा। मॉस्को को अप्रमाणित गैस क्षेत्रों का विकास करना होगा और साइबेरिया के पूर्वी प्रांतों में लगभग 1400 किलोमीटर यानी करीब 870 मील पाइपलाइन बिछानी होगी, जो कठोर मौसम के लिए जाना जाता है। जब आपके पास साइबेरिया के पश्चिमी क्षेत्रों में पूरी तरह से चालू पाइपलाइनों का नेटवर्क है, तो ऐसा क्यों किया जाए? वांग लिन, सीएनपीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन ने पूर्वी पश्चिमी बहस पर कहा, उद्धृत करते हुए, पूर्वी मार्ग और पश्चिमी मार्ग की तुलना करना मुश्किल है। पूर्वी मार्ग की परियोजना चीन के बाजार के ज्यादा करीब है, लेकिन पश्चिमी मार्ग इसके विपरीत बहुत दूर है। पूर्वी मार्ग पर हमारा ग्राहक आधार तैयार है, जबकि पश्चिमी मार्ग पर बाजार अभी जीतना है। इसलिए आज हमें रूसी पक्ष के साथ परियोजना में लाभ और जोखिमों के बंटवारे सहित सहयोग के मॉडल पर चर्चा करनी चाहिए। जहां तक कीमत की बात है, वह शायद अलग होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में यह बाजार की परिस्थितियों से ही निर्धारित की जाएगी। उद्धरण समाप्त। 2013 में बातचीत दोबारा शुरू होने पर पता चला कि पूर्वी पाइपलाइन का अनुबंध अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जबकि प्रारंभिक समझौते थे। इसे इसलिए रोक दिया गया क्योंकि शर्तें उस विधेयक के अनुमोदन पर निर्भर थीं, जिसे रूसी सरकार ने अटका रखा था। इस विधेयक को ड्यूमा से फेडरेशन काउंसिल पहुंचने में 3 महीने लगे। फिर पुतिन ने इसे 3 दिन में साइन कर दिया। पुतिन ने इस विधेयक पर जल्दी हस्ताक्षर किए क्योंकि यह बीजिंग यात्रा के साथ मेल खा रहा था। द शी इफेक्ट। इसी समय शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में पहली राजकीय यात्रा रूस की। यह इशारा इस बात का प्रतीक था कि चीन रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को कितनी अहमियत देता है। इस पहली यात्रा के दौरान रूस ने औपचारिक रूप से चीन की मांगों के आगे झुकते हुए पूर्वी साइबेरियाई पाइपलाइन मार्ग पर सहमति दे दी। 22 मार्च 2013 को साइबेरिया की शक्ति पाइपलाइन परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वित्तीय शर्तों पर सहमति में 1 साल और लगा। मई 2014 में रूस के क्रीमिया पर आक्रमण के 3 महीने बाद गैसप्रोम और सीएनपीसी ने 400 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे साइबेरिया की शक्ति परियोजना के तहत 38 अरब घनमीटर गैस का परिवहन होना था। दोनों पक्षों ने 77 को साझा करने पर सहमति जताई। 7.7 अरब डॉलर की लागत पर सहमति बनी। पाइपलाइन 2018 तक चालू होने की उम्मीद थी। गैसप्रोम अधिकांश वित्तीय भार उठाएगा, क्योंकि 4000 किलोमीटर पाइपलाइन का बड़ा भाग रूस के 5 क्षेत्रों से गुजरता है। समझौते के तहत गैसप्रोम 50 अरब और सीएनपीसी 20 अरब डॉलर देगा। क्रेमलिन और कम्युनिस्ट पार्टी ने मूल्य निर्धारण की बाधाएं दूर कर दी थीं, जिससे परियोजना रुकी थी। उन्होंने एक पारस्परिक रूप से लाभकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें टेक या पे क्लॉज शामिल था। इस समझौते में तेल से जुड़ी मूल्य निर्धारण सूत्र भी शामिल था। रूस ने चीन से पावर ऑफ साइबेरिया 1 पाइपलाइन के गैस के लिए 30 साल के अनुबंध में जो सटीक कीमत ली, उसे जानबूझकर गुप्त रखा गया था और कई लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि अन्य गैस ग्राहक, खासकर यूरोप में, इस सौदे को लेकर नाराज न हो जाएं। ब्लूमबर्ग के अनुसार चीन 1000 घन मीटर गैस के लिए $350 पर सौदा करने में सफल रहा। यह आंकड़ा उस समय गैसप्रोम द्वारा अधिकांश यूरोपीय ग्राहकों से ली गई कीमत से थोड़ा कम है। मॉस्को ने यह आंकड़ा इसलिए नहीं चुना क्योंकि वह उनकी यूरोपीय कीमतों से मेल खाता था। चीनी सौदा लगभग $380 था, जो गैसप्रोम जर्मनी से वसूलता है, उसका सबसे बड़ा ईयू ग्राहक। रानिया न्यूटन स्मिथ, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में इमर्जिंग मार्केट्स प्रमुख, ने कहा कि यह सौदा अफ्रीका में चीन के निवेश जैसा है, जहां वे कच्चे माल की कीमत पर कड़ा सौदा करते हैं और उन देशों को बुनियादी ढांचा भी देते हैं। उन्होंने कहा, इस सौदे का प्रतीकात्मक महत्व है, जो दिखाता है कि दोनों देश साथ काम करने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए, इसमें चीनी भागीदारी रूसी परिवहन अवसंरचना और बिजली उत्पादन में भी थी। पुतिन ने इस सौदे को सोवियत गैस क्षेत्र का सबसे बड़ा सौदा बताया और माना कि चीनी पक्ष ने कड़ी सौदेबाजी की। बातचीत सुबह 4 बजे तक चली। उन्होंने कहा, उद्धरण शुरू, हमारे चीनी मित्र कठिन और सख्त मोलभाव करने वाले हैं। उद्धरण समाप्त। पुतिन के शब्दों में दोनों पक्षों को समझौते तक पहुंचने के लिए फिर से उद्धृत करते हुए न केवल स्वीकार्य बल्कि काफी संतोषजनक शर्तों पर समझौता करना पड़ा। अब सौदा अंतिम रूप दिए जाने के बाद चीजें तेजी से आगे बढ़ीं। जुलाई तक पहली खेप पाइपों की डिलीवरी हो गई थी। सितंबर 2014 तक पहले पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन का निर्माण आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया था। पुतिन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें झांग गाओली, चीन की राज्य परिषद के पहले उप प्रधानमंत्री भी शामिल थे, उस समारोह में शामिल हुए,
जिसमें पाइपलाइन के लिए पहली जॉइंट की वेल्डिंग की गई थी। आशावाद था और परियोजना अच्छी तरह से आगे बढ़ी। हालांकि रास्ते में कुछ छोटी-मोटी अड़चनें आईं। दिसंबर 2019 तक चीन ने रूसी सीमा से शंघाई तक लगभग 5,100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का अंतिम चरण पूरा कर लिया था, जो लंदन से लॉस एंजलिस की दूरी के बराबर है। निर्माण पूरा होने के बाद गैस का प्रवाह शुरू हुआ, लेकिन पाइपलाइन को 2025 तक 38 अरब घनमीटर की अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया था। पाइपलाइन चालू होते ही गैज़प्रोम ने बताया कि उसका दैनिक प्रवाह चीन की सीएनपीसी के अनुबंधित मात्रा से ज्यादा है। संचालन के 2 साल बाद रूसी सरकारी कंपनी ने कहा कि वो पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन की वार्षिक क्षमता 38 से बढ़ाकर 44 अरब घनमीटर करने पर विचार कर रही है। इस परियोजना की सफलता और चीन की गैस जरूरत ने रूस व गैज़प्रोम को वेस्टर्न रूट पाइपलाइन यानी साइबेरिया की शक्ति 2 शुरू करने को प्रेरित किया। नताशा कूट, जो किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्याख्याता हैं, ने दूसरी पाइपलाइन के प्रस्ताव के बारे में कहा, पहली साइबेरिया की शक्ति पाइपलाइन को अस्तित्व में आने में लगभग 20 साल या उससे भी ज्यादा समय लगा था और चीनी लोग कीमत को लेकर बहुत सख्त सौदेबाजी करते हैं। दूसरी पाइपलाइन में भी हालात वैसे ही रहेंगे। सब कुछ चीन के हाथ में होगा। अब रूस न केवल आशावादी था, बल्कि नई पाइपलाइन के समझौते के लिए भी बेताब था। मॉस्को ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन को 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय बाजारों के नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी बताया। अगस्त 2022 में गैज़प्रोम की मुख्य पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 बंद होने से रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। पावर ऑफ साइबेरिया एक नुकसान नहीं पूरा कर सका और 2023 में गैज़प्रोम ने 6.9 अरब डॉलर का 1999 के बाद पहला नुकसान दर्ज किया। पावर ऑफ साइबेरिया 2, जिसकी सालाना क्षमता 50 अरब घनमीटर है, से रूस को यूरोपीय संघ की खोई आय का लगभग आधा हिस्सा मिलने की उम्मीद थी। इसके अलावा क्रेमलिन को अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए फंडिंग की जरूरत थी। बताया जाता है कि ऊर्जा कर रूस की संघीय आय का 1/3 हिस्सा बनाते हैं। रूस का लक्ष्य चीन को एक दीर्घकालिक ग्राहक के रूप में सुरक्षित करना भी है। इस पाइपलाइन समझौते से चीन में रूसी गैस की मांग बढ़ेगी। 2022-2023 में रूस ने चीन की गैस जरूरतों का करीब 10% ही पूरा किया था। 2024 तक यह आंकड़ा 25% हो गया। यह समझौता क्रेमलिन के लिए आर्थिक उपलब्धि होगा, क्योंकि चीन सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस आयातक है। मॉस्को और गज़प्रोम को 2024 में पाइपलाइन निर्माण शुरू कर 2030 तक पूरा करने की उम्मीद थी। हालांकि चीन जल्दी में नहीं था और उसने अंतर्राष्ट्रीय से कम दाम व रूस की घरेलू कीमतों जैसी शर्तें मांगी। चीन ने 1000 घनमीटर गैस के लिए 120-150 डॉलर पर बातचीत शुरू की, जो पहली पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन की तय कीमत से काफी कम थी। कम्युनिस्ट पार्टी या तो आक्रामक ढंग से बातचीत कर रही है क्योंकि उसे क्रेमलिन के सीमित विकल्प पता है, या ऐसी शर्तें रख रही है जिससे बातचीत टल सके। बातचीत में एक और चुनौती ये रही है कि चीन पाइपलाइन की पूरी क्षमता खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होने से इनकार कर रहा है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 का मकसद पश्चिमी साइबेरिया से यामाल क्षेत्र की गैस मंगोलिया होते हुए चीन के उत्तरी हिस्से तक पहुंचाना है। इस परियोजना की व्यवहार्यता को लेकर और भी संदेह तब पैदा हुए जब मंगोलिया, जिसके माध्यम से पाइपलाइन का एक बड़ा हिस्सा गुजरना था, ने इसे अपनी दीर्घकालिक योजनाओं से बाहर कर दिया। मंगोलिया की गठबंधन सरकार प्रधानमंत्री लुसेन नामरेन उया एर्दने के नेतृत्व में ने अपनी दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताएं एक्शन प्रोग्राम के नाम से प्रकाशित की हैं। हालांकि पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन को 2024 से 2028 की योजनाओं में शामिल नहीं किया गया था। इस परियोजना के बाहर रहने से तीनों देशों में गंभीर मतभेद सामने आए हैं, जो अब चर्चा में हैं। चीन विशेषज्ञ अलेक्सी चिगादेव ने कहा, इस परियोजना को खत्म मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन न शामिल करना गंभीर चुनौतियों को दर्शाता है। मंगोलियाई अधिकारियों ने परियोजना के लिए अंतिम वित्तपोषण को अंतिम रूप देने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सीमा में 950 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के निर्माण में भागीदारी का अनुरोध किया। गठबंधन सरकार ने ट्रांसमिशन शुल्क और वार्षिक भुगतान पर बातचीत की मांग की। ली लेफान, शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में रूस और मध्य एशिया विशेषज्ञ, ने कहा कि मंगोलिया को चीन और रूस से निवेश की उम्मीद है, लेकिन रूस के पास पैसे नहीं हैं और चीन पाइपलाइन बनाने को लेकर जल्दी में नहीं है। बीजिंग की ओर से भी पाइपलाइन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कोई जल्दी नहीं थी। चीन ने मास्को की जल्दबाजी को पहचाना और बातचीत के दौरान इसका लाभ उठाया। यूएनएसडब्ल्यू सिडनी के राजनीतिक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर कोरोलेव ने कहा,
रूस के लिए यह रणनीतिक जीवन रेखा है, क्योंकि उसने यूरोपीय गैस बाजार खो दिया है। उन्होंने कहा कि चीन के लिए यह पाइपलाइन ऊर्जा सुरक्षा और लाभ के लिए है, निर्भरता कम है और आपूर्ति को समुद्री बाधाओं से दूर करती है। सीसीपी इस महंगे प्रोजेक्ट के लिए इसलिए हिचकिचा रही थी क्योंकि चीन हर साल नवीकरणीय ऊर्जा इस्तेमाल बढ़ा रहा है और एक ही आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता नहीं चाहता। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि रूस पर ज्यादा निर्भरता हो, क्योंकि संबंध बिगड़ सकते हैं। चीन के पास कई सालों की ऊर्जा जरूरतों के लिए पर्याप्त तरलीकृत प्राकृतिक गैस है। बीजिंग के पास जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिए घरेलू भंडार हैं। जोसेफ वेबस्टर, अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो ने इसके ऊर्जा विकल्प बताए। उन्होंने कहा, उत्तर चीन की तरलीकृत प्राकृतिक गैस बाजारों तक पहुंच बढ़ रही है और वैश्विक एलएनजी बाजार इस दशक में अधिक आपूर्ति की स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा उत्तर चीन घरेलू उत्पादन और सेंट्रल एशिया से चीन पाइपलाइन की मौजूदा लाइनों से अतिरिक्त मात्रा भी निकाल सकता है। उद्धरण समाप्त। मूल्य निर्धारण, मात्रा पर असहमति और चीन की जल्दी न दिखाने से पावर ऑफ साइबेरिया 2 का निर्माण देर से हुआ। 2025 में 25वीं बैठक। सितंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन के 25वें चीन दौरे में इस परियोजना में तेजी आई। उन्होंने पाइपलाइन निर्माण के 2 समझौते किए। गैसप्रोम के सीईओ एलेक्सेई मिलर ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन के लिए 30 साल के बाध्यकारी ज्ञापन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना वैश्विक गैस उद्योग में सबसे बड़ी और पूंजी गहन होगी। गैसप्रोम और सीएनपीसी ने रणनीतिक नियंत्रण पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार भुगतान रूबल और चीनी युआन में बराबर राशि में होंगे। कंपनियां वार्षिक गैस मात्रा 38 से बढ़ाकर 44 अरब घनमीटर करेंगी। टीएस लोम्बार्ड के प्रबंध निदेशक क्रिस्टोफर ग्रैनविल ने रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में इस समझौते को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, यूक्रेन युद्ध के तनावपूर्ण अंतिम चरण में यह घटना चीन की ओर से रूस को उस नई बहुध्रुवीय व्यवस्था के केंद्रीय स्तंभ के रूप में लगातार रणनीतिक समर्थन देने का स्पष्ट संकेत है, जिसकी ओर ये दोनों प्रमुख यूरेशियाई शक्तियां बढ़ना चाहती हैं। बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने पत्रकारों से कहा, यह समझौता सभी पक्षों को संतुष्ट करता है। मूल्य निर्धारण के बारे में, जिसने इस समझौते को दशकों तक रोक रखा था, उन्होंने कहा कि चीन को प्रतिस्पर्धी दर मिलेगी, जो वर्तमान में यूरोप द्वारा दी जा रही दर से बेहतर होगी। पुतिन ने कहा, वार्ता पक्षों में आम सहमति बनी है। किसी भी पक्ष की ओर से ये कोई एहसान नहीं है, ये आपसी लाभकारी समझौते हैं। हालांकि चीनी अधिकारियों ने कोई घोषणा नहीं की। विदेश मंत्री की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस ब्रीफिंग में पाइपलाइन या समझौते का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बैठक के बाद कहा, उद्धरण, हम रूस के साथ मिलकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने और दोनों देशों के बीच व्यापक आपसी लाभकारी सहयोग को लगातार गहरा करने के लिए तैयार हैं। लियू लू रुइचेन, जो सीएनपीसी इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, जो कि राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी का अनुसंधान विभाग है, उन्होंने कहा कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में 8 से 10 साल लगेंगे। रूसी कवरेज के विपरीत चीनी मीडिया इस समझौते पर लगभग चुप रहा। जोसेफ वेबस्टर, अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो ने कहा, चीनी सरकार, विभाग और राज्य मीडिया अब तक चुप है, जिससे लगता है बातचीत जारी है। उद्धरण समाप्त। ये गैस परियोजना पर चीन के रुख को दिखाता है। रूस के इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी एंड फाइनेंस के प्रमुख अलेक्सी ग्रोमोव ने कहा कि पाइपलाइन पर बीजिंग की राय है, अगर होता है तो ठीक, नहीं हुआ तो भी हम संभाल लेंगे। उद्धरण समाप्त। बीजिंग की चुप्पी, जो बहुत कुछ कहती है, ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन के निर्माण में देरी कर दी है। चीजें उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ीं, जितनी पहली पावर ऑफ साइबेरिया परियोजना के समझौते के बाद बढ़ी थीं। बातचीत महीनों तक ठप रही, जब तक कि मध्य पूर्व की अशांति ने पाइपलाइन का महत्व उजागर नहीं कर दिया। 2026 की शुरुआत में अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमलों और तेहरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतें बाधित हुईं। इन घटनाओं से चीन की 60% से ज्यादा ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई। बीजिंग अपनी 30% प्राकृतिक गैस और 50% कच्चा तेल पर्शियन गल्फ से आयात करता है। ईरान में संघर्ष ने रूस को चीन के साथ पाइपलाइन पर चर्चा फिर से शुरू करने के लिए एक मजबूत सौदेबाजी की स्थिति दे दी। मॉस्को ने कहा कि यह अशांति शिपिंग मार्गों की अनिश्चितता दिखाती है, जबकि उसके जमीनी नेटवर्क अधिक स्थिर हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय की वरिष्ठ विद्वान एरिका डाउन्स ने कहा कि यह संघर्ष चीन के लिए पाइपलाइन को प्रासंगिक बना देता है। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से पावर ऑफ साइबेरिया 2 को बातचीत की मेज पर बनाए रखता है। कतर से आपूर्ति बाधित होने पर
चीन की स्थलीय मार्ग से प्राकृतिक गैस आयात की प्राथमिकता बढ़ सकती है। जैसे जैसे ईरान युद्ध जारी है और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव एलएनजी की कीमतों को ऊंचा बनाए रखता है, पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन चीनी अधिकारियों के लिए आकर्षक बन जाएगी। एसपी ग्लोबल के लोरेंट रासेका ने कहा कि ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी चीन को एक ही आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहने के फैसले पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर सकती है। उन्होंने समझाया, उद्धरण, पारंपरिक रूप से चीन ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को इस दृष्टिकोण से देखा है कि पाइपलाइन आपूर्ति को बाजार के 25% से अधिक न होने दिया जाए और वह मॉस्को पर बहुत अधिक निर्भर रहने से हिचकता रहा है। मौजूदा संकट में ज्यादा पाइपलाइन आपूर्ति नकारात्मक की बजाय सकारात्मक लग सकती है। साइबेरिया 2 पाइपलाइन पर दबाव के बावजूद बीजिंग ने झुकने से मना कर दिया। रूस से समझौते की जल्दी दिखाने के बजाय चीन ने मध्य एशिया के साथ नई पाइपलाइनों पर बातचीत तेज की। इस कदम ने मॉस्को को दिखा दिया कि बीजिंग के पास विकल्प हैं और वो बंधा नहीं रहेगा। 2026 एक और समझौता। मई 2026 में पुतिन रूस चीन शिखर सम्मेलन के लिए बीजिंग पहुंचे। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से ऊर्जा कीमतें बढ़ रही थीं, जिससे उनकी सौदेबाजी मजबूत थी। उनका आगमन ठीक एक हफ्ते बाद हुआ, जब शी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी की थी। पुतिन को उम्मीद थी कि वह बहुप्रतीक्षित पाइपलाइन को अंतिम रूप देंगे। उन्होंने शिक्षा, तकनीक, परमाणु ऊर्जा और व्यापार पर 40 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि इन 10,000 से अधिक शब्दों वाले दस्तावेजों में साइबेरिया 2 पाइपलाइन की ताकत पर कोई ठोस बात नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने चीन के साथ साझेदारी को द्विपक्षीय सहयोग का नया युग बताया। उन्होंने यह भी जोर दिया कि दोनों देशों ने पश्चिम, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान में की गई सैन्य कार्रवाई और वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर उसके नकारात्मक प्रभाव की निंदा की है। पुतिन ने चीन के साथ 2025 में $200 अरब से अधिक व्यापार और ऊर्जा सहयोग का जिक्र किया, लेकिन बैठक के बाद भाषण में पाइपलाइन का उल्लेख नहीं किया। 73 वर्षीय ने कहा, मैं बताना चाहूंगा कि रूस और चीन ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। हमारा देश चीन को तेल, प्राकृतिक गैस, एलएनजी सहित और कोयले के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। हम निश्चित रूप से तेजी से बढ़ते चीनी बाजार को इन प्रकार के ईंधन की विश्वसनीय और निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार हैं। शी की ओर से उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती पर जोर दिया, यह उल्लेख करते हुए कि यह बैठक चीनी रूसी साझेदारी और रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करती है। शी ने कहा, हमें चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना और रूस के 2030 तक के राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के सहयोग को गहरा करने और ऊर्जा सहयोग की भूमिका का पूरा उपयोग करने का लाभ उठाना चाहिए। ऊर्जा या पाइपलाइन पर शी ने बस इतना ही कहा। पाइपलाइन का मुद्दा रूस ने उठाया और राष्ट्रपतियों की वार्ता के बाद प्रेस को बताया। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि दोनों पक्ष फिर से गैस ट्रांसमिशन परियोजना पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा, साइबेरिया की शक्ति और दोनों पाइपलाइनों के लिए मुख्य समझ बनी है, जिसमें मार्ग और निर्माण विधि शामिल हैं। हालांकि उन्होंने माना कि कई बारीकियां बाकी हैं। उन्होंने दावा किया कि समझौता जल्द ही अंतिम रूप लेगा। हालांकि संदेह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने ऐसा पहले भी देखा है। पहले भी कई समझौते किए जा चुके हैं। विश्लेषकों ने कहा कि नए समझौते में कीमत, समय सीमा और वित्त पोषण की जानकारी नहीं थी। इस मेगा प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा इसकी कीमत है। दोनों पक्ष अब तक मूल्य निर्धारण फॉर्मूले और चीन द्वारा हर साल खरीदी जाने वाली रूसी गैस की मात्रा पर सहमत नहीं हुए हैं। उन्हें उन शर्तों पर भी सहमत होना होगा जो चीन के गैस खरीदने में असफल रहने पर लागू होंगी। ये जटिल शर्तें अनुबंध को अंतिम रूप देने में बाधा हैं। लंबे द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद रूस और चीन के हित कई मुद्दों पर टकराए हैं। मॉस्को अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था को देखते हुए भविष्य की आय सुनिश्चित करने के लिए तुरंत दीर्घकालिक समझौता चाहता है। चीन को कोई जल्दी नहीं है। वो ऐसी लचीली शर्तें चाहता है जिससे वो बाजार की जरूरतों के अनुसार गैस की मात्रा खरीद सके। हर तिमाही गैस मात्रा चुनने की लचीलापन रूस के लिए आदर्श नहीं है, जिसे यूरोपीय संघ में खोए ग्राहक आधार की भरपाई करनी है। गो काटियामा, केपलर के प्रमुख इनसाइट्स विश्लेषक, ने अल जजीरा को बताया कि चीन सख्त सौदेबाजी कर रहा है और रूस ऊंची कीमतों पर अड़ा है। उन्होंने कहा, यह बातचीत रूस की राजस्व स्थिरता और चीन की सस्ती सुरक्षित आपूर्ति की चाह के बीच संतुलन दिखाती है। नेटबैक से हर डॉलर की कमी रूस की राजस्व पर सीधा असर डालती है, खासकर जब गैस कर प्राप्तियां पहले ही कम हैं। अपने विरोधाभासी हितों और रुकी हुई बातचीत के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है
कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन पर समझौते तक न पहुंच पाना बीजिंग और मॉस्को के बीच गहरे राजनीतिक अविश्वास को दर्शाता है। सेब कैनेडी, एनर्जी फ्लक्स के सीईओ और संस्थापक, जो एक स्वतंत्र ऊर्जा प्रकाशन है, ने रूस को विषाक्त बताया और कहा कि चीन उनसे जुड़ने से पहले सतर्कता बरत रहा है। उन्होंने कहा, चीन का जोखिम है कि वह राजनीतिक रूप से विषाक्त आपूर्तिकर्ता पर तब निर्भर हो जाए जब घरेलू उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ रही है। रूस के लिए जोखिम यह है कि वो एकमात्र ग्राहक के सामने कीमत स्वीकार करने वाला बन जाए, जिसे पता है कि रूस के पास और कोई विकल्प नहीं है। जैसे जैसे बातचीत जारी है, पश्चिमी देश निराशा के साथ ये सब देख रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के लिए पावर ऑफ साइबेरिया 2 दोनों महाशक्तियों के बीच पश्चिमी प्रभाव को कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र बनाने के गठबंधन का नतीजा है। दशकों तक क्रेमलिन यूरोप का मुख्य गैस आपूर्तिकर्ता रहा। 2022 में यूक्रेन पर हमले से पहले यूरोपीय संघ के गैस आयात का 40% से अधिक हिस्सा मॉस्को से आता था। संघर्ष के बाद यूरोपीय संघ ने रूसी गैस पर निर्भरता घटाई। गज़प्रोम पर प्रतिबंधों से रिकॉर्ड नुकसान हुआ। यूरोपीय देश 2027 तक जीवाश्म ईंधन खत्म करना चाहते हैं। नेता इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगर यह परियोजना विफल हो जाती है या रुक जाती है तो रूस की आर्थिक अलगाव और गहरा जाएगा, जिससे यूक्रेन में युद्ध के लिए उसकी फंडिंग की क्षमता सीमित हो जाएगी। अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस की युद्ध कोशिशों के लिए अतिरिक्त फंडिंग तक उसकी पहुंच को सीमित करने में एकजुट हैं। वॉशिंगटन ने रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका मुख्य फोकस उसकी ऊर्जा क्षेत्र पर है। बीजिंग के कारण मॉस्को मजबूत है, क्योंकि वह प्रतिबंधित तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। पाइपलाइन अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर कर पश्चिमी प्रभाव से बाहर एक लाभदायक आर्थिक क्षेत्र बनाएगी। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीज में चीन ऊर्जा अनुसंधान प्रमुख माइकल मिहान ने कहा, यह पाइपलाइन वैश्विक महत्व की है। उन्होंने कहा, साइबेरिया 2 की शक्ति पर घोषणाएं ऊर्जा भू राजनीति में बड़ा मोड़ हैं। संदेश है कि चीन अब अमेरिकी प्रतिबंधों या पश्चिम की राय की परवाह नहीं कर रहा और इसमें वह अकेला नहीं है। उद्धरण समाप्त। सैन्य दृष्टि से साइबेरिया 2 पाइपलाइन की सफलता ताइवान पर संघर्ष में चीन को रोकने की वॉशिंगटन की क्षमता घटाएगी। वॉशिंगटन दशकों से मलक्का जलडमरू मध्य जैसे अहम समुद्री मार्गों की नाकेबंदी के लिए अपनी नौसेना का इस्तेमाल करता रहा है। ये पाइपलाइन चीन की इन मार्गों पर निर्भरता को कम कर देगी, जिनसे वर्तमान में उसकी लगभग 20% ऊर्जा आपूर्ति होती है। ये बदलाव चीन को रणनीतिक बढ़त देगा और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के प्रति उसकी संवेदनशीलता घटाएगा। यूरोप और अमेरिका सक्रिय रूप से इन वार्ताओं में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि चीन और रूस को प्रभावित करना अधिक कठिन है, इसलिए पश्चिमी देशों ने मंगोलिया को कमजोर कड़ी मानकर उस पर ध्यान केंद्रित किया है। भू राजनीतिक रूप से मालदीव जैसी अर्थव्यवस्था वाला मंगोलिया 2 महाशक्तियों के बीच अनोखा है और पाइपलाइन की सफलता में इसकी भूमिका अहम है। पश्चिमी सरकारें मंगोलिया को गैस नेटवर्क में भागीदारी पर पुनर्विचार के लिए नवीकरणीय ऊर्जा सौदे पेश कर रही हैं। मंगोलिया की नीति है कि वह ऊर्जा क्षेत्र को कोयले से स्वच्छ स्रोतों की ओर बदले। वर्तमान में इसकी लगभग 90% बिजली कोयला आधारित संयंत्रों से आती है, जो अब अधिकतर अविश्वसनीय और बनाए रखने में महंगी होती जा रही हैं। फिर भी मंगोलिया ने रूस और चीन के साथ पाइपलाइन समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखी है, जिससे आर्थिक लाभ की उम्मीद है। मंगोलिया दोनों हितों को संतुलित करता हुआ दिख रहा है। वह पाइपलाइन का समर्थन कर रहा है, साथ ही स्पेन, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा निवेश भी स्वीकार कर रहा है। अमेरिका ने भी चीन को प्रभावित करने की कोशिश की है। उसने रूसी गैस के मुकाबले अमेरिकी एलएनजी को एक अधिक विश्वसनीय और राजनीतिक रूप से स्थिर विकल्प के रूप में पेश किया है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन पूरी तरह चालू होने से वॉशिंगटन के एलएनजी व्यापार पर असर पड़ेगा। हाल ही में अमेरिका चीन के बीच एलएनजी व्यापार बढ़ा है। वॉशिंगटन को चीन के लिए निर्यात खोने का खतरा है और पाइपलाइन चीन की सौदेबाजी मजबूत करेगी। पाइपलाइन के प्रभाव पर अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में लिखा गया, हालांकि चीन अमेरिका के कुल एलएनजी निर्यात का 4% हिस्सा है, लेकिन PS2 चीन की एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, के साथ सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत कर सकता है। रूस से स्थिर गैस आपूर्ति के कारण अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं के लिए एलएनजी अनुबंधों पर लाभकारी शर्तों की बातचीत कठिन हो सकती है। अब आगे क्या? साइबेरिया 2 पाइपलाइन का पूरा होना वैश्विक ऊर्जा कीमतों व व्यापार के लिए अहम है। अनुकूल शर्तों पर सौदा रूस के लिए जीत होगी। यह पश्चिमी देशों को दिखाएगा कि चीन रूस संबंध यूक्रेन युद्ध के दौरान भी मजबूत हैं और क्रेमलिन सौदा सुरक्षित कर सकता है। पूरी तरह चालू साइबेरिया 2 पाइपलाइन
पश्चिम पूर्व शक्ति संतुलन बदलने का संकेत देगी। ये ब्रिक्स को मजबूत करेगा क्योंकि ये डॉलर और पश्चिमी बैंकिंग का विकल्प देगा। यूरोप के लिए इसका मतलब है रूस अब पश्चिमी आय पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिका के लिए पाइपलाइन की सफलता प्रतिबंधों को कमजोर कर रूस को ज्यादा स्वतंत्रता दे सकती है। हालांकि रूस और चीन को अभी भी मुख्य मुद्दों को सुलझाना है और समझौते करना जरूरी होंगे। मंगोलिया अब भी ऐसी चुनौतियां पेश कर रहा है जो इस परियोजना में देरी कर सकती हैं, खासकर वित्तीय चिंताओं के कारण। मंगोलिया से गुजरने वाली 960 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के वित्त पोषण का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। इस परियोजना का पैमाना मंगोलिया की आर्थिक क्षमता से बड़ा है, इसलिए इसके लिए बाहरी, खासकर पड़ोसी देशों से वित्त पोषण जरूरी होगा। रूस, जो मंगोलिया के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, ने मंगोलियाई क्षेत्र से गुजरने वाली पाइपलाइन के वित्त पोषण की पेशकश की है। हालांकि बीजिंग इस प्रस्ताव का विरोध करता है क्योंकि इससे मॉस्को को इस महत्वपूर्ण नेटवर्क पर नियंत्रण मिल जाएगा और उसकी पकड़ बढ़ जाएगी। उलान बातर के पास पाइपलाइन ले जाने पर चिंता है क्योंकि इससे शहर के परिवहन और लॉजिस्टिक्स में बाधा आ सकती है। मंगोलिया को अभी पाइपलाइन के दीर्घकालिक प्रभावों का आधिकारिक पर्यावरणीय मूल्यांकन पूरा करना बाकी है और देश की स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है, खासकर क्योंकि पाइपलाइन को उसके दीर्घकालिक विकास योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है। रूस और चीन को गतिरोध दूर करने के लिए कठिन शर्तें माननी होंगी, जिसमें मंगोलिया की फंडिंग समस्या का हल भी शामिल है। मॉस्को को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कम कीमतों पर सहमति देनी पड़ सकती है, जबकि बीजिंग को अपनी उस नीति में अपवाद करना पड़ सकता है जिसमें वो किसी एक खरीदार पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ऐसा लगता है कि दोनों देशों के पास समझौता करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है, भले ही उन्हें यह अनिच्छा से करना पड़े। इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर समझौता न हो पाने से चीन रूस संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही पुतिन और शी नहीं चाहते कि पश्चिम इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नाकामी देखे। धन्यवाद।